तो बात चल रही थी अपनी किसकी, राष्ट्रपति की और प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 और 55 दोनों की बात कर चुके थे। हमने देख लिया था कि 54 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति को चुनाव में जो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे, निर्वाचन मंडल। एक निर्वाचन मंडल नहीं, वहां पर निर्वाचन मंडल याद रखना आपको कि निर्वाचन मंडल उसे कहते थे, हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते थे। और उसके बाद हमने देखा 55 में निर्वाचन प्रक्रिया जो थी वो हमने देखी, एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो था, उसके माध्यम से हमने वोट करवाया। और उस प्रणाली में कितने काम करवाए अपन ने, 3 काम। सबसे पहले वोट वैल्यू निकाली, ठीक है, वोट वैल्यू एमएलए का पहले निकला या एमपी का, एमएलए का पहले निकला, क्योंकि हमारे पास जब एमएलए का वोट वैल्यू होगा तभी हम एमपी का निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका टोटल करके फिर उसमें भाग देंगे। इसलिए हमने एमपी का वोट मूल्य बाद में निकाला था, एमएलए का पहले। एमएलए का निकालने के लिए राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हमने किसका भाग दिया, निर्वाचित एमएलए, ना, सभी एमएलए का नहीं देना है, केवल इलेक्टेड एमएलए का देना है। क्लियर एकदम। और उसके बाद हमने देखा कि एमपी का निकालने के लिए सबका टोटल करके, एमएलए का वोट वैल्यू का टोटल करके उसमें इलेक्टेड एमपी का भाग दे दिया और भाग 1000 का दिया था। वो जो चीज थी वो हमने बात कर ली थी। और काम नंबर दूसरा जो था, पहला वोट वैल्यू, दूसरा नंबर का काम क्या था, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब है कि एक फिक्स क्राइटेरिया जो राष्ट्रपति चुनाव में प्राप्त करना ही होता है, जैसे आधे से ज्यादा प्राप्त करना हो, जैसे बहुमत, उस आधार पे उसका भी फॉर्मूला अपन ने देखा कि टोटल वोट प्लस 1। टोटल वोट थे या टोटल वैलिड वोट थे, कुल वेद मत देखा हमने। और वेद मत जो है वो क्या होते हैं वो भी आप जानते हो कि नहीं जानते, कुल मतों में और वेद मतों में अंतर होता है, +1 किया। फिर निर्वाचित सदस्य +1 है ना, और निर्वाचित सदस्य एक जगह से कितने होते हैं, एक ही होते हैं, है ना। उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं लेकिन निर्वाचित सदस्य एक होते हैं। हमने देखा न्यूनतम कोटा नहीं मिलता तो हम तीसरा काम देखे थे, और उसमें था कि जब भी कोई न्यूनतम कोटा नहीं मिले तो यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में री वोट काउंट किए जाते हैं, दोबारा मत गणना जो है वो क्या की जाती है, और दोबारा वोट गिनने से बढ़ते हैं, ये हम देख चुके हैं। बोलो बढ़ते हैं कि नहीं, सबको वोट देना, और एक जने की वोट दूसरे की तरफ चले जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं संक्रमण, है ना, इसको हम संक्रमण बोलते हैं। और देखो आपने देखा कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली का जो नाम है वो भी क्या है, एकल संक्रमणी। जैसे संक्रमण जो है ना वो वायरस एक दूसरे से चला जाता है, एक से दूसरे के पास चला जाता है, संक्रमण फैल जाता है, वैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अंग्रेजी में हमने देखा सिंगल ट्रांसफरेबल, तो वो हमने देखा कि एक जने के वोट जो है वो दूसरे के पास क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी को हम, इसी प्रणाली को हम इसी वजह से इस नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां इसमें तीसरे में देखा कि एक दूसरे के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस आधार पे वोटों का जो ट्रांसफर होना ही इस प्रणाली का नाम हो गया। क्लियर एकदम। हमने देख लिया था केवल कितनी बार जो है वो मतगणना की गई दोबारा, वो सारी कहानी हमने देखी कि ऐसा जो हुआ था वो कौन सी सन में, 1969 के अंदर। इस समय हुआ था कि देश में पहली बार राष्ट्रपति की मौत हुई थी। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो पद पे रहते हुए मरे, उनका नाम क्या था, और वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मौत होते ही हमें पता है कि पद खाली नहीं रहता, इसलिए किसको बनाया गया था कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति को। और उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। इसलिए वीवी गिरी ने हाथों जो है वो कार्यभार संभाल लिया था, और जो कार्यभार संभाला इन्होंने इस समय में, उसे हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं, है ना। वो राष्ट्रपति कैटेगरी में एक कार्यवाहक का एक अलग से उसको दर्जा दिया जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो हमारे देश ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति को फेस किया, तो वो कौन सी सन में, क्योंकि पद पहली बार अचानक से उसी समय खाली हुआ था, तो इसलिए पहली बार ऐसा हुआ यहाँ। लेकिन एक और बड़ी बात जो तुम्हें समझने वाली है, जो हमने कल बात की थी, मैंने आपको बताया कि जाकिर हुसैन साहब तो मौत हो गई थी उनकी, और वीवी जो गिरी है, उनको चुनाव लड़ना था। चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा उन्होंने, इंदिरा गांधी की तरफ से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़के जीता भी। तो बड़ी बात यह थी कि जब वीवी गिरी चुनाव लड़ेगा तो वो पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए और कार्यवाहक रहते हुए पद चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको हटना पड़ा था, उसको त्याग पत्र देना पड़ा था। कहां से, यहां कार्यवाहक से, यानी उपराष्ट्रपति के पद से उसको त्याग पत्र देना पड़ा था।
अब यदि वो उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो वो कार्यवाहक भी। तो बड़ी बात यह मैंने कहा था कि देश में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन आ जाएगा? इस समय में ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति का तो मौत हो गई थी और जो कार्यवाहक बने उपराष्ट्रपति उनको अगला चुनाव लड़ना था, इसलिए इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। अब बताओ, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में अब काम कौन संभालेगा? बड़ा प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति में बड़ा प्रश्न है कि काम कौन संभालेगा। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो याद रखना, जब राष्ट्रपति की मौत हो जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति की मौत पहले से वो पद खाली हो या बाद में मौत हो जाए, ऐसी स्थिति में पद हम कभी खाली नहीं रहेंगे। हमारे यहां पर सीजीआई जो है, चीफ जज ऑफ इंडिया जो है, उसको हम तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्य सौंप देंगे। चीफ जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति का काम करेगा कार्यवाहक के तौर पर। अब यदि ये भी नहीं हो तो 25 हाई कोर्ट है, उनमें से किसी, वो भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 25 के 25 खाली हो, और वो भी मान लो खाली हो तो किसी जज को बना देंगे, लेकिन खाली मुझे लगता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीजीआई को इस समय में राष्ट्रपति के काम करना पड़ा। उस समय सीजीआई कौन था? बड़ी बात है। हाँ, पहली बार, एकमात्र बार ऐसा हुआ, ना तो इससे पहले कभी हुआ था और ना बाद में कभी हुआ। ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि वीवी गिरी के बाद कार्यवाहक के तौर पर सीजीआई को संभालना पड़ा, और उस समय जो हमारे चीफ जज थे उनका नाम याद रखना। ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, या फिर नहीं सुना तो आज से सुन लेना, क्योंकि कई बार इनके बारे में प्रश्न पूछा गया। उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो थे, हिदायतुल्लाह, इनका नाम आता है कि ये पहली बार एक्टिंग प्रेसिडेंट, सिंगल आदमी जिसने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। उसके बाद तो केवल एक बार और हुआ था 1977 में। निकालना मनीष, निकाल इधर से, है ना। एक बार और हुआ 1977 में कि हमारे यहां पर राष्ट्रपति की मौत हुई थी, और उस समय में जो राष्ट्रपति मरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उस समय में बीडी जत्ती जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्य संभाल लिया था। उसके बाद तो कभी कार्यवाहक नहीं बना, किसी उपराष्ट्रपति को नहीं करना पड़ा, तो फिर न्यायाधीश तो कहां से करेंगे? एक, तुम्हें क्या लगता है? यही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ। इसका मतलब यही होता है कि ना तो इससे पहले कभी बना था, ना इससे बाद में कभी बना था। उसका मतलब यही होता है। तुम्हें विश्वास नहीं होता है कि मेरे पे नहीं होता, खुद पे नहीं होता है ना भाई। एक बार बता दी ना तो बात सही है एकदम, है ना। बार बार में इस चीज को कंफर्म मत किया करो, ये ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब होते हैं बाप ने, फिर ये तुम्हें गाड़ियां बकेंगे, ये बोलेंगे कि अच्छा वो भी कंफर्म। हाँ खैर, उनका फायदा तो उनको भी है ना, कि ये इनको भी तुम्हारे बहाने से प्रश्न जो तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आते हैं कई बार इनके भी दिमाग में आ जाते हैं, है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, तुम उनका प्रश्न भी तुम पूछ रहे, तो कई बार तो ये ऐसे बोलते होंगे हाँ यार ये सही है, जो मेरा प्रश्न था ये पूछ लिया। और कई बार तुम ऐसे बेकार सा प्रश्न पूछ लेते ना, तब ये गाड़ियां बकते हो, कौन है इसको बाहर निकालो धक्का मार करके इसको, है ना, ऐसे बोलते होंगे। तो ऐसा नहीं हो तो ढंग की चीज पूछा करो तुम लोग, ऐसे वो मत किया करो। तो केवल एक बार ऐसा हुआ, क्लियर। अब एक और बात सुनो, देखो इसके बारे में तगड़ी बात। आगे चल करके इस आदमी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़के फिर उपराष्ट्रपति भी बने थे। दोबारा सीजीआई नहीं बने, फिर उपराष्ट्रपति बनेंगे डायरेक्ट। तो ये आदमी, एक आदमी है, देश के 3 बड़े पद हैं, सबसे बड़े पद 3 माने गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई। ये 3 बड़े पद हैं। यदि सोचो 3 बड़े पद देश के सबसे बड़े, इनको कोई आदमी, एक अकेला आदमी इन तीनों पर रह जाए तो बात ही कुछ और हो जाए। ये 2 पद तो गणों ने संभाला, 6 जनों ने संभाला, लेकिन लगभग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद तो, लेकिन तीनों पद संभालने वाला एकमात्र आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहा, चीफ जज रहा, और राष्ट्रपति का पद भी संभाला और उपराष्ट्रपति भी बने। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि देश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो तीनों बड़े पदों पर रहा, बता दोगे? तो इसलिए इसके बारे में याद रखना है। क्लियर एकदम। ऐसा करते हुए सारी बातें थी। अब आ जाते हैं हम अगली बारे में। इसको लास्ट में मैं करके जाऊं ना स्लाइड, तो उस समय उतार लेना तुम इसको, हिदायतुल्लाह का नाम लिख करके इसके बारे में पूरी डिटेल लिख लेना तुम लोग। अब सुनो, देखो अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल अगले की तरफ। राष्ट्रपति बन जाते इस तरह से, और फिर अगला आर्टिकल आ जाता है अपना 56, और 56 के अंदर लिखा हुआ है इसका कार्यकाल, कि जो आदमी बनेगा वो कितने दिन के लिए बनेगा, उसका टेन्योर क्या होगा,
राष्ट्रपति यदि बन गया तो तुम्हें पता है राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। और 5 साल से पहले यदि उसको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़े, त्याग पत्र देना पड़े, तो किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति को दे देगा, उपराष्ट्रपति को। तुम्हें कैसे पता रही है उपराष्ट्रपति को दे देता है? किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया था। बिल्कुल सही बात है, याद रखना। राष्ट्रपति ये त्याग पत्र को लेकर के फिक्स रखना एकदम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को, ताकि उसके बाद कौन काम करेगा वो संभालेगा उसको, तो वो इसलिए दे के जाता है। यदि उपराष्ट्रपति को जाना हो तो ये राष्ट्रपति को दे के जाएगा, भाई मैं नहीं हूं, मेरे भरोसे तू कहीं जाने का प्लान मत बना लेना, है ना, तो मैं नहीं हूं, तो ये आदमी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, एकदम। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं? आ गया? हाँ, ये पद के नाम पर दिया जाता है, पोस्ट के नाम पर, उस आदमी को नहीं दिया जाता। इसका ऑफिस तो होता ही है ना, ऑफिस होता है, उस ऑफिस में उसके पद के नाम पर माननीय राष्ट्रपति जी, तो जो भी वो पद पे होता है वो संभाल लेता है, उस कुर्सी पे जो बैठे। हाँ, तो पद पर नहीं होता है तो ऑफिस तो था ना, ऑफिस में दे के आ जाता। ठीक है? प्रधानमंत्री किसको देता है? प्रधानमंत्री ऐसा आदमी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और वो किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति की शक्तियों का। और उप प्रधानमंत्री के अपने यहाँ कोई पद की व्यवस्था है नहीं संविधान के अंदर, तो प्रधानमंत्री जो देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी को दिया नहीं था कि इंदिरा गांधी ने सन 1970 में वीवी गिरी को ले जाके दे दिया था कि ले भाई पकड़, मेरे मैं नहीं करूंगी काम, अब नहीं तुम और करो, मेरे को मेरे खुद के मजबूत हाथ करो तब जाकर के मैं। हाँ, तो ये राष्ट्रपति को देती है। क्लियर एकदम? तुम्हारे सामने तो दिया था, फिर ऐसे क्या? ठीक है, अब याद रखना है। प्रधानमंत्री मर जाए मोदी तो कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे दूसरा, ये पद खाली रह सकता है, नो टेंशन, है ना, ये पद खाली रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर अगला बना लेंगे हम। अब सुनो, देखो, इसके बाद आता है अगला कार्यकाल 50, ये अगला अनुच्छेद जो है वो कौन सा? 57 वाला। 57 अनुच्छेद। देखो, इसमें 52 से लेकर के 62 तक सारे अनुच्छेद वैसे काम के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो वास्तव में बार बार पूछे गए हैं, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से अनुच्छेद है। खैर अभी सुन लो, जो बार बार पूछे गए हैं उनमें से 52 से लेकर के 56 तक तो सारे अनुच्छेद पक्का याद रखना ही है, ये पक्के हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद 58 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद 60 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण और 61 वाला बहुत महत्वपूर्ण। ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है इनको लेकर के, हैं? हाँ, तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत जो तुम नहीं करो तो भी उनमें ये अनुच्छेद भी आ जाता है। इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति दोबारा पात्र हो सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए, ये बात इसमें लिखी गई है। सुनो क्या लिखा गया है। 57 अनुच्छेद ये कहता है कि यदि हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया कोई आदमी, तो वो एक बार बनने के बाद दोबारा भी बन सकता है, तिबारा बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है एक आदमी राष्ट्रपति। ठीक है? अमेरिका की जैसे सुविधा नहीं है हमारे पास। अमेरिका के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। एक बार का कार्यकाल वहां पर 4 साल है, इसका मतलब वहां पर 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहां बंदे में औकात होनी चाहिए, कितनी भी बार रह सकता है। समझ गए? ये लिखा हुआ कौन से आर्टिकल में? अब उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण 58, और जिसमें लिखा गया है योग्यता, इसकी क्वालिफिकेशन लिखी गई है। और योग्यता में देखो कुछ बातें वो जो बच्चों की है वो तो तुम जानते ही होंगे, भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पाकर, ये सबके लिए है। लेकिन जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है वो सुन लो ध्यान से। वो ध्यान रखनी है तुम्हें। एक तो ये है कि जो भी आदमी राष्ट्रपति बनेगा वो आदमी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वो आदमी लोकसभा में जाने योग्य हो, ये बात लिखी गई है। यानी लोकसभा के अंदर जो आदमी चुनाव लड़के जा सकता है वो यहां पर जा सकता है। उम्र में थोड़ा सा है, उम्र लोकसभा के लिए 25 है, तो राष्ट्रपति के लिए कितनी है? तो उम्र को हम थोड़ा सा अलग मेंशन करते हैं कि यहां पर जो है वो उसकी न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष, कम से कम 35 साल का होना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद जो है वो तीसरी योग्यता सबसे महत्वपूर्ण, वो भी आपको याद रखनी है कि इसमें लिखा गया है कि आदमी को 50 तो जो है वो प्रस्तावक चाहिए, प्रस्तावक। और इसमें लिखा गया कि उस आदमी को 50 जो है वो क्या चाहिए? अनुमोदक चाहिए, अनुमोदक। प्रपोजल और अप्रूवल ये दोनों चाहिए।
अब ये क्या माजरा है, थोड़ा सा ये आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि गुरुजी आपने ये क्या बता दिया। यहाँ पर देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, ज्यादा उम्मीदवार नहीं होते, और इसी वजह से न्यूनतम कोटा वाला लफड़ा हर बार नहीं पड़ता है, न्यूनतम कोटा मिल ही जाता है, ज्यादा नहीं होते। उसकी वजह ये थी, हर कोई सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूं कि यार मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता हूं 35 साल का होने के बाद, यदि मैं हार भी गए तो कोई बात नहीं, देश में मेरी बात तो होगी, कम से कम फलाना आदमी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, कम से कम आसपास के एरिया वाले तो मेरे को राष्ट्रपति बोलेंगे, ए देखो राष्ट्रपति आ गया बोला है। तो इसलिए चुनाव लड़ने में क्या जा रहा है, क्योंकि खर्चा भी ज्यादा नहीं लगता। खर्चा जो है वो क्या लगता है, सुनो, इसमें खर्चा लगता है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जो है वो सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ती है, जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, जो सभी चुनाव में जमा होती है। कोई ना कोई फिक्स एक अमाउंट होता है जो चुनाव आयोग को जमा कराना पड़ता है जमानत के तौर पर। तो ये 15,000 रुपए की डीडी बना करके जमा करानी पड़ती है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है इसका, और ये डिमांड जो ड्राफ्ट है वो आरबीआई के नाम देना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम। और ये जमानत राशि इसलिए जमा करानी पड़ती है ताकि आदमी यदि चुनाव लड़ रहा है तो एक तो उसका कम से कम 15,000 की औकात होनी चाहिए। दूसरा, आपने कई बार सुना होगा जमानत जब्त हो गई, ऐसे देखा होगा फलाना आदमी की तो जमानत ही जब्त होगी। जमानत जब्त होने का मतलब है ये पैसे जब्त हो जाना, इसलिए कुछ ना कुछ अमाउंट लेते हैं सभी चुनाव के अंदर, सरपंच वार्ड पंच से लेकर के एमएलए एमपी राष्ट्रपति सब के अंदर। अब ये जब 3,000 रुपए करवाते थे पहले, अलग अलग होता है सबका, सारी बात बोलूंगा, अरे तुम बोला मत करो यार, बीच में सब कुछ बोलूंगा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या है ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रश्न आएंगे, मैं बता करके निकल जाऊँ ना, उसके बाद बोल देना मास्टर तूने ये नहीं बोला था, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे बैठते हैं तुम्हारे जैसे, तो पता रहता है कि इन छोरों के दिमाग में ये चल रहा होगा, है ना। तो मैं बोल लूंगा, मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तुम एक एक चीज बताऊंगा। अब तुम बोलो सर एक साथ ही दे दे, मैं तो यार मैं तो एक आदमी तो एक ही, फ्लो टूट जाता है, ये छोरा कह रहा है फ्लो टूट जाता है, ये सही बात है। तभी तो मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नाराज था उस दिन, है ना, वास्तव में, कि तुम लोग मास्टर के अंदर से वो चीज निकालना जानते ही नहीं हो तुम, है ना। उसको मतलब एक खिलाड़ी होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन बनता है, कॉन्सेंट्रेशन बनता है, फिर वो जमता है, एक बार छक्के लगाने पड़ता है, धड़ाधड़ लगाता ही रहता है वो, तो उसका जमना होता है, उसको हाथ जम जाता है, उसका फ्लो बैठ जाता है वो, हाँ। और वो उसका ध्यान भ्रष्ट हो जाएगा, इधर उधर बोलेगा, उधर कोई भी लड़की आकर के उधर पवेलियन से बोलेगी हेलो हेलो इधर, और वो उधर खेल लेगा कमर, उधर उसकी तरफ देखेगा, हाँ आराम मारो, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा उसके पास, है ना, जल्दी आउट होकर के चला जाएगा। कोई बोले बहुत सारे लोग, तो इसलिए थोड़ा सा जमने दिया करो ना। अब सुनो, देखो, सरपंच का, वार्ड पंच का और एमएलए एमपी का चुनाव आयोग निर्धारित करता है कितना जमा कराना होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, सरपंचों में 3500 रुपये जमा हुए थे, एमएलए एमपी के अंदर 25,000 रुपये जमा कराने पड़े थे। तो ये अलग अलग होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, चुनाव आयोग ऊपर नीचे करता है। लेकिन ये राष्ट्रपति का संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर ये ऊपर नीचे होगा तो संविधान संशोधन होगा, और संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। तो सब चुनाव में होता है, उधर फिक्स नहीं, इधर फिक्स है एकदम। जमानत जब्त वाला सीन क्या है वो सुनो। जमानत जब्त वाला सीन यह है कि यदि मान लो टोटल वोट जब भी पड़े हैं, कुल वोट जो टोटल वेद मत होते हैं, उन वेद मतों का 1/6 वोट, कम से कम 1/6 वोट यदि कोई कैंडिडेट प्राप्त कर लेता है किसी भी चुनाव में, तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है, जमानत राशि है, वो रिटर्न कर दी जाती है उसको। कम से कम ये, या इससे ज्यादा तो कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 1/6 प्राप्त करे तो उसको जमानत वापस दे दी जाती है कि बेटा यार तूने कम से कम इतना तो प्राप्त किया है। और यदि इससे कम मिले हैं तो बेइज्जती वाली बात है यार, तेरे को इतना भी नहीं मिला, तो फिर इसको ये देते नहीं है, उसकी जब्त कर लेते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। तुमने देखा होगा गांव में ऐसे बात करोगे, फलाना आदमी की तो जमानत ही जब्त होगी, तो जमानत जब्त होगी, इसका मतलब उसको टोटल वोटों का इतना भी नहीं मिला। समझ रहे हो इस चीज को? इसलिए इसको जमानत जब्त होना बोलते हैं। अब यहां पर यह चीज भी इसी के अंदर बोली गई कि डीडी बना करके 15,000 रुपए दो। ये भी कोई भी कर लेगा, 15,000 भी, ये तो भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन मेन चीज है ये क्या मामला है, अनुमोदक और प्रस्तावक क्या है। इसको अंग्रेजी में प्रपोजल और अप्रूवल बोलते हैं।
इसमें ऐसा लिखा गया कि जब कोई आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो जब वो फॉर्म भरने जाए, चुनाव आयोग के अंदर आवेदन करने जाए कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये तो लेके जाए साथ में 50 आदमियों से लिखित में लिखवाए, लिखित में प्रस्ताव दें, वो प्रपोजल दें कि यह आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, मैं इसके साथ में हूं। अलग अलग तरीके से सारे 50 जने लिख लिख करके दें और 50 आदमी जो हैं वो साइन करके दें। एक कागज में लिखा हो यह आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, हम लोग इसके साथ में हो, नीचे 50 आदमी को साइन हो। तो इस तरह से अनुमोदक और प्रस्तावक अलग अलग, प्रस्तावक तो लिख के देने वाले, अनुमोदक जो है वो अनुमोदित कर दें, साइन करके दे दें कि भाई ठीक है ऐसा है। अब यदि ऐसा कर देते हैं तो ये 100 आदमी अलग अलग होने चाहिए, 50 अलग हों जो लिखने वाले, ऐसा नहीं जिनसे आपने लिखवाया उनसे साइन करवा लो, टोटल 100 आदमी चाहिए। अब 100 आदमी मिल जाएंगे भाई साहब, रोड पे बैठेगा कोई भी आदमी, शाम तक मिल जाएंगे कई आदमी, और बोलेगा मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूं, बोलो साइन कर दो यार इधर, और लिख करके दे दो तो हो जाएगा। लेकिन मेन लफड़ा ये है कि ये जो अनुमोदक प्रस्तावक जो है वो कौन होने चाहिए, तो ये अनुमोदक और प्रस्तावक हमारे वो होने चाहिए जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, निर्वाचन मंडल के सदस्य ये होने चाहिए भाई साहब, तब जाके मामला बैठे। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर, इसका मतलब इसमें कौन होते हैं पता चली गया तुम्हें, है ना, वो इलेक्टेड हमारे लोग जो निर्वाचन मंडल के लोग होते हैं उनमें से होने चाहिए। अब भाई साहब 50 MLA MP 50-100 मतलब दोनों में कहीं से भी हो वो चलेगा, लेकिन आपके 100 कम से कम MLA MP जानकार हो, तब जाके आप राष्ट्रपति का फार्म भर सकते हैं। तब जाके मेरे जैसा आदमी सोच सकता है कि नहीं यार नहीं लड़ेगा चुनाव। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 कम से कम MLA MP बनाने पड़ेंगे। तो फिर पढ़ाने शुरू कर देते हैं, मास्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि चलो यार बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई तो ऐसे चेले होंगे जो MLA MP पढ़ेंगे 101 तो कम से कम 10-20 साल 30 साल पढ़ाएंगे तो 100 MLA MP तो उधर पहुंच ही जाएंगे, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और पहुंच जाएंगे, नो टेंशन। इसलिए शिक्षक लोग ये उम्मीद कर लेते हैं, और जब उम्मीद कर लेते हैं हाँ तो बोले बढ़ेंगे, तो इसलिए तभी देखो आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे, टीचर्स डे मनाया जाता उनके, और ऐसे ही आज वर्तमान में कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू, शिक्षक से वहां तक का सफर तय कर लिया, इसलिए सही है, मतलब है ना, अच्छा स्कोप है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अब समझ में आ गई क्वालिफिकेशन, क्लियर है एकदम। और इसी क्वालिफिकेशन की वजह से ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते, और ये अनुमोदक प्रस्ताव ये बात सारी 58 आर्टिकल में लिखी गई है। उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 59। अब देखो 59 काफी महत्वपूर्ण, ये क्या कहता है, 59 कहता है कि कोई भी व्यक्ति MLA या MP है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है पद पे रहते हुए, MP चुनाव लड़ सकता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बड़ी बात है, यहां पर भी छोटी सी बातें, थोड़ी सी बातें घूंघट के अंदर कर रहा है अपना संविधान। घूंघट वाली बात बताई थी मैंने तुम्हें कि कई बार राष्ट्रपति हमारा संविधान कहता कुछ हो रहा है लेकिन समझा देता है सब कुछ। फिर भी आपने कभी लाभ का पद सुना है क्या, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, सुन रखा है सबने, प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर। तो ये लाभ का पद क्या होता है वो सुन लो ध्यान से, लाभ का पद क्या होता है वो सुनो। हमने संविधान से पूछा कि बता लाभ का पद क्या होता है, संविधान ने पता है क्या कहा, संविधान ने कहा कि लाभ का पद क्या है ये हमारी संसद डिसाइड करेगी, मुझे नहीं पता कौन सा है लाभ का पद। अच्छा भाई ठीक है, संसद से पूछ लेंगे हम लाभ का पद क्या होता है, लेकिन मैं समझ गया था कि लाभ का पद कौन सा होता है, संविधान ने समझा दिया था मुझे। सेम वैसे ही जैसे मुझे घूंघट के अंदर पहले समझा दी थी बात, वो वाली, वो प्रधानमंत्री वाली, मंत्री परिषद वाली कि पैसा कौन निकाल सकता है, उसने कहा संविधान ने कौन निकाल सकता है, संसद निकाल सकती है। ऐसे यहां पर भी ये छोटी सी बातें घूंघट में कर रहा है, क्या कर रहा है सुनो। आर्टिकल 59 ये कहता है कि यदि कोई MLA MP है, देखो लाभ का पद तुम्हें नहीं पता, नहीं पता ना, और संविधान हमें क्या बोल रहा है कि कौन बताएगी लाभ का पद क्या है, लेकिन फिर भी तुम समझना कि क्या कौन है लाभ का पद, है ना। मैं तुम्हें संविधान की भाषा बता रहा हूं और तुम समझ जाना कि लाभ का पद कौन सा है। हमारा संविधान कहता है कि MLA और MP पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो हार जाते हैं तो MLA MP वो पद तो है ही उनके पास, वहां तो वो रहेंगे, और यदि राष्ट्रपति का चुनाव वो जीत जाते हैं तो ये पद अपने आप ही खाली समझ लिया जाएगा।
उनको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। हम सोच लेंगे कि हाँ वो राष्ट्रपति बन गया, ठीक है ये पद खाली है, हम ऐसा मान लेंगे। इसका मतलब ये एमएलए एमपी लोग पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, हार गए तो कोई टेंशन नहीं, इधर वापस आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस आईपीएस है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो क्या वो पद पर रहता हुआ लड़ सकता है? क्या नहीं लड़ सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। हार गया, वो भी गया और वो भी गया, दोनों गए, और जीत गया तो जीत गया। फिर समझ रहे हो, नेताजी लोगों ने अपना जुगाड़ कितना तगड़ा कर रखा है। आईएएस आईपीएस फिर वो उस उम्र में बन सकता है क्या? जाके फिर दोबारा नहीं बन सकता, वो पढ़ाई करके वो इतना कुछ करके नहीं बन सकता पहले जो बना था। लेकिन ये तो बन सकते हैं ना एमएलए एमपी, फिर भी पद में रहते हुए लड़ सकते हैं। देखो, तो नेताओं ने अपना पूरा जुगाड़ किया है। अब आप समझ गए ना लाभ का पद कौन सा होता है? सरकारी कर्मचारी, ये लाभ के पद हैं आज वर्तमान में। फिर भी संविधान कहता है कि ये संसद डिसाइड करेगी। क्लियर एकदम, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह। ये बात लिखी हुई है कौन से आर्टिकल में? 59। अब उसके बाद आता है देखो आर्टिकल 60, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 60 में ध्वनि से निकल रहा है भाई। 60 में क्या है? ये इसका साउंड ही हमें बता रहा है, और साउंड हमें ये बता रहा है कि जो 60 है उसमें लिखा हुआ है शपथ के बारे में, कि उस आदमी को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा। और शपथ का मामला तो मैंने तुम्हें बता ही रखा था पहले, केंद्र लेवल की सारी शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। समझ रहे हो, सेंट्रल लेवल की जितनी भी शपथ है वो इसके द्वारा दिलाई जाएंगी। तो यहां पर हमारे चीफ जज ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाएगी? शपथ। अब ये इसमें ध्वनि निकल रही थी, 60 शपथ, ऐसे याद रखना। 60 में क्या लिखा हुआ है? शपथ लिखा हुआ है, एक जैसा साउंड लिखा हुआ है। जब भी पूछे अनुच्छेद 60, अच्छा 60 तो शपथ है यार, तो तुरंत प्रभाव से चेप देना। सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये। फिर आ जाओ बहुत तगड़ा वाला, सारा राष्ट्रपति बन भी गया, शपथ भी दिला दी, सारा काम कर दिया, अब उसको हटाने का प्रोग्राम भी कर देते हैं। देखिए, है ना, तो उसको हटाने का प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो हटाने के लिए यहां पर इसको दिया गया, यहां अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 61 के अंदर कि राष्ट्रपति को महाभियोग, इम्पीचमेंट के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो प्रस्ताव है, एक मोशन है, और ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद में। संसद में आप लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें चाहो उसी में ला सकते हो। अब हटा कब सकते हैं? बड़ी बात यह है, हटा कब सकते हैं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी आएगा जब यह साबित हो जाए, कि उस राष्ट्रपति ने बैड मैनर्स किया है। साबित कदाचार के आधार पर ही जो है वो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। प्रूफ बैड मैनर्स के आधार पर। अब साबित कदाचार में सब कुछ आ गया, वो संविधान की उल्लंघना कर दे, कोई भी अपराध कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो प्रूफ बैड मैनर्स हो गया। अब यदि मान लो साबित हो गया कि उसने बुरा आचरण किया है, तो उस समय में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, देश के सबसे बड़े आदमी को हटाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसमें कुछ अलग प्रावधान किया गया, वो सुनना ध्यान से क्या किया गया है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को यदि आपको हटाना है, संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हो, यहां पर भी ला सकते हो और यहां पर भी ला सकते हो। लेकिन यह भी कंपलसरी है कि जब भी आप राष्ट्रपति महाभियोग आए तो उस पहले तो संसद में चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद पहले राष्ट्रपति को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सूचना दी जाएगी 14 दिन पहले। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हे महाराज, आपने बुरा आचरण किया है, इसलिए हम आपको हटाने का प्रोग्राम चला रहे हैं। देख लो, तुम्हारा सतुना खुद ही देख रहे हो, या फिर हमें करना पड़े। लेकिन कंपलसरी है ये बात कि 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होगी। जब सूचना दे दी उसको और 14 दिन हो गए, उसके बाद उसे सदन में रखा जाएगा और वोटिंग होगी। विशेष बहुमत से यदि इसने पास कर दिया तो फिर उसके बाद इस सदन में जाएगा, और जब दूसरे सदन में जाएगा, जैसे पहले इसमें पास हो सकता है तो फिर बाद में इसमें आ जाएगा। लेकिन जब भी दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन इस पर एक कमेटी बनाएगा, कुछ आदमियों की एक समिति बनाएगा, और वो जो कमेटी है वो ये बताएगी कि इसने वास्तव में बुरा आचरण किया या नहीं किया, उस पर जांच करेगी, और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर ये सदन उसको पास करेगा। पास करके हम उसको दे देंगे, ले बेटा घर पे ले जाए, इसको आराम से साइन करते रहना और जा घर पे, और हम उपराष्ट्रपति को बना लेंगे हाथ तो हाथ कार्यवाहक, और फिर अगला चुनाव कर लेंगे। अभी तक हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया गया हो।
ये इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रावधान था जो आपको याद रखना है। कोई राष्ट्रपति को महाभियोग कमेटी, महाभियोग कमेटी हो जाएगी, ऐसा कोई बड़ा पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे, जिस काम को लेकर कमेटी बनती है वही नाम हो जाता है। जैसे जीएसटी बिल आया, जीएसटी बिल के लिए कमेटी बनी तो वो जीएसटी कमेटी बन जाती है। और जो कई बार कमेटी इसलिए भी जानी जाती है, जैसे कोई आदमी बनता है उसका चेयरमैन एक, तो उस अध्यक्ष के नाम से भी जानी जाती है कि अध्यक्ष बना दिया गया, उस नाम से वो बनेगी तो वो बन जाता है। जैसे अभी अपने यहाँ जिले बने हैं 19, तो एक कमेटी बनाई गई थी, राम लुभाया नाम से है, तो उसके ना अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, जो वो अध्यक्ष था तो उसके नाम से वो कमेटी जानेगी। तो ऐसे वो कमेटी अभी उस नाम से बन जाती है, इस नाम से या उस नाम से, वो उस समय डिसाइड होगा कि अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष के नाम से जानी जाएगी। क्लियर एकदम। तो ऐसा करते हुए हम लोग इसको महाभियोग के माध्यम से हटा देंगे। अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। उसके बाद लास्ट अनुच्छेद, और लास्ट अनुच्छेद है 62 वाला। 62 वाला कहता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो है वो अगला चुनाव, नेक्स्ट इलेक्शन जो है ना वो बिफोर टेन्योर हो जाएगा। अगला चुनाव कार्यकाल से पहले जो है वो करवाना कंपलसरी है। ये बात इसके अंदर लिखी गई है, बहुत शानदार वाली बात है। इसका मतलब अनुच्छेद 62 कहता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति का 5 साल पूरा होना, उससे पहले आप राष्ट्रपति के चुनाव करवा के शपथ दिला के उसको तैयार रखो, 5 साल होते उसको बिठा देंगे। जैसे अभी 25 जुलाई को जो है वो अपने यहाँ रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो हमने 25 जुलाई तक चुनाव वगैरह 18 जुलाई को ही करवा लिए थे और सारा काम करके द्रौपदी मुर्मू को तैयार रखा था। 25 जुलाई को होते ही ये काम हो गया, बिठा दिया उसको। ऐसा नहीं कि 25 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा उसके बाद हम लोग कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, उसके बाद चुनाव डेट आएगी और फिर चुनाव कराएंगे, फिर शपथ दिलाएंगे, ऐसा नहीं। इससे पहले हो जाना चाहिए, ये 62 में कहा गया। क्लियर एकदम। हाँ, किसी परिस्थितियों बस ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई कि चुनाव नहीं करवा सकते या कुछ है, तो फिर उस समय में कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है 6 महीने तक। समझ रहे इस चीज को। तो ऐसा करते हुए आर्टिकल 62 से और 52 और 62 के बीच का जो दौर था वो मैंने पूरा का पूरा बता दिया। बैठ जाएगा आराम से। ये राष्ट्रपति को हमने बढ़ा दिया, ऐसे राष्ट्रपति बनता है, इसके पद के बारे में ये सारी बातें थी। नेक्स्ट अपना प्रोग्राम होगा जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति कौन कौन सी पावर का यूज करता है, ये बात हम लोग करेंगे। क्लियर। तो लिखना शुरू करो फिर। लिखो आर्टिकल 54(5) तो लिख दिया था तुमने, और उसमें बता दिया था मैंने, दोबारा मत करना वाला वो सारा सीन है ना। अब 56 लिखो। 56, हाँ ये इनके बारे में लिख देना। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला देश के एकमात्र व्यक्ति हैं, नोट लगा के लिख लो इस बात को। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला देश के एकमात्र व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व देश के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व देश के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर रहे हैं, व देश के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एक और कुछ एरो का निशान लगा के लिख लो यहाँ पर। बातें जो मैंने कल बोली थी ना, वो बातें लिख लेते हैं एक बार, क्या पता तुम्हें कल मिले कि नहीं मिले। तो एरो का निशान लगा के लिख लो। देश के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, देश के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, बराबर कर लिख दो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है। फिर अगली लाइन,
देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, देश के पहले कार्यवाहक मतलब एक्टिंग, देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो उसी समय पहली बार, तो उसी समय पहली बार, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम, उस समय फर्स्ट टाइम पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश, पहली बार चीफ जज ऑफ इंडिया, देश के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जज ऑफ इंडिया को पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, फर्स्ट टाइम एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हाँ वो रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बनाया गया, और वो कौन थे बताइए तुम्हें, ठीक है, ये इस वजह से हुआ था। फिर एक और एरो का निशान लगा के लिख लो। 1969 में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को लेकर, 1969 में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में विवाद हुआ। कांग्रेस में विवाद हुआ, इसलिए कांग्रेस 2 भागों में बट गई। इसलिए कांग्रेस 2 भागों में बट गई। कांग्रेस आर नंबर 1, कांग्रेस आर रिजेक्ट कांग्रेस, कांग्रेस आर रिजेक्ट कांग्रेस, और इसके ब्रैकेट में लिख दो इंदिरा गांधी का ग्रुप, इंदिरा गांधी का ग्रुप। फिर लिखो नंबर 2 ग्रुप, इंदिरा गांधी का ग्रुप। नंबर 2 कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ब्रैकेट में लिख देना सिंडिकेट ग्रुप, सिंडिकेट ग्रुप, सिंडिकेट ग्रुप। ओ कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, और है हाँ, एक तो आर एक ओ, सिंडिकेट ग्रुप, ठीक है। सिंडिकेट क्या था बताइए? प्रभावशाली लोगों का ग्रुप। सिंडिकेट के नीचे लिख दो ऐसे लिख करके, प्रभावशाली लोगों का ग्रुप, प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप, ऐसे लिख दो। हाँ, प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप। ठीक है, फिर आ जाओ अनुच्छेद 54 और 55 के अंदर। 54, 55, 54, 55 तो लिख ही दिया था अपन ने कल। हाँ 56 पे आ जाओ, ये लिख दो 56 में कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। 57 में लिख दो दोबारा पात्र होगा, दोबारा पात्र होगा।
री एलिजिबल होगा। अब री एलिजिबल क्या होता है? कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। नहीं नहीं, वो उसने उपराष्ट्रपति पद से दिया था, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए लड़ सकता है नो टेंशन। फिर योग्यता लिख देना 58 के अंदर क्वालिफिकेशन। लोकसभा सदस्य 58 में योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने योग्य। उम्र 35 वर्ष, 50 प्रस्तावक अप्रूवल और प्रपोजल। तो 58 में ये सारे लिखने हैं योग्यता के, ये सारी क्वालिफिकेशन है उसकी। ऐसे कैसे छाप दो जो तुम्हें बोर्ड पे लिख रहा हो। जो ऑनलाइन देखें वो भी लिख लें इसको, और यदि तुम पहले से लिख चुके हो, साथ साथ में लिख चुके हो, तो इसको आगे आगे स्किप कर दें।